नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों जो करंट अफेयर की जो सीरीज चालू हुई है, आज की क्लास नंबर 7 रहने वाली है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर देना। देखिए शुरू करते हैं भाई। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, 3 भारतीय शहर शामिल। भाई यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में 3 भारतीय शहर शामिल है। कौन कौन से यहाँ पर शहर शामिल हैं? अगर मैं कुल मिलाकर बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो 76 देशों के 294 शहर अब तक दोस्तों शामिल हैं। देखिए कुल मिलाकर 294 शहर शामिल हैं। और देखो 2 दिसंबर 2022 को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में 44 देशों के 77 शहरों को शामिल किया गया है। 44 देशों के 77 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें हमारे देश के जो 3 शहर हैं वो भी शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक है नीलाम्बुर जो कि केरल के अंदर आता है दोस्तों, दूसरा है त्रिशूल जो कि केरल के अंदर आता है, तीसरा है वारंगल जो कि तेलंगाना के अंदर आता है। तीनों के तीनों साउथ इंडिया के शहर हैं। एक बार आपको नाम याद रखना, नीलाम्बुर केरल, त्रिशूल केरल और वारंगल तेलंगाना। ठीक है, ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक बार इनका नाम देख लेना, बस ज़्यादा आपको पढ़ने की दोस्तों बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अगर मैं नीलाम्बुर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ तो नीलाम्बुर है क्या भाई? नीलाम्बुर को सागौन का स्थल कहते हैं, लैंड ऑफ टीक, लैंड ऑफ टीक। ठीक है, दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, दूसरा किसके लिए भाई? और देखो नीलाम्बुर जो है ना GNLC में शामिल होने वाला ऐसा पहला नगर है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से भी कम है। ये महत्वपूर्ण है। और वारंगल तेलंगाना का शहर है। बाकी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022, इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये 2006 से विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता। यहाँ पर 4 आयाम है दोस्तों जिसके आधार पर ये जारी किया जाता है। 4 आयाम कौन कौन से? आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। ये दोस्तों ये 4 आधार हैं जिनके आधार पर ये जारी किया जाता है। अब देखिए 13 जुलाई 2022 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 16वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इसमें कुल मिलाकर 146 देश हैं। इसमें कुल मिलाकर कितने देश हैं? 146 देश हैं। बाकी देखिए अगर मैं लैंगिक अंतराल की बात करता हूं तो यहाँ समाप्त करने में उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे अग्रणी क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, और बाकी देखिए आपको ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। WEF द्वारा 16वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, लैंगिक अंतराल नाम देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन से नंबर की है? 16वें नंबर की, 2022 जारी की गई है। मतलब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। 146 देशों की यहाँ पर जो है एक तरीके से अध्ययन किया गया है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ साफ साफ बोला गया कि 132 साल लग जाएंगे विश्व भर में व्याप्त लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में। अगर आप यहाँ जेंडर के अंदर जो आज गैप है दोस्तों उसे समाप्त करने में कुल मिलाकर जिस तरीके से दुनिया और जिस तरीके से जो विश्व चल रहा है, अभी भी 132 साल लग सकते हैं इसे समाप्त करने में। हालांकि सूचकांक में शामिल जो शीर्ष देश है वो आइसलैंड ने न्यूनतम 90% तक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर लिया है। बाकी और महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं कौन कौन सी दोस्तों यहाँ महत्वपूर्ण है। देखिए भाई लैंगिक के मामले में सबसे देखो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक शीर्ष 3 देश, आइसलैंड के अंदर बहुत कम है, देखिए फिनलैंड के अंदर, नॉर्वे के अंदर, और जो खराब प्रदर्शन करा है यहाँ अफगानिस्तान पाकिस्तान ने किया है। और अगर मैं अपने इंडिया की बात करता हूँ दोस्तों तो इंडिया के अंदर आज भी 62.9% क्या अभी लैंगिक अंतराल नजर आता है, लैंगिक अंतराल नजर आता है। 2011 की तुलना में 5 स्थानों के सुधार में 2022 में 135वें स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की जो रैंकिंग है सुधरी है, 135वें स्थान पर दोस्तों हम पहुंच गए हैं। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। देखिए अगली जो रिपोर्ट है वो ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022। इसके बारे में देख लेते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022। अब देखिए इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। इस रिपोर्ट का जो प्रकाशन है 1951 से प्रतिवर्ष है। और कौन करता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक और सामाजिक मामले विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर DESA के जनसंख्या प्रभाग द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। मतलब प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2020 ये वार्षिक रिपोर्ट नहीं है, ये एक तरीके से देखा जाए तो द्विवार्षिक रिपोर्ट है। हर 2 साल में दोस्तों जारी की जाती है। और ये 1951 से हर साल जारी की जाती है। मतलब 1951 से इसका प्रकाशन होता है, हर साल नहीं दोस्तों, 2 साल पर जारी की जाती है। बाकी देख लेते हैं, देखिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बोला गया अभी 237 देश हैं जहाँ पर जो नहीं एक तरीके से रिपोर्ट ली गई है। और ये इसकी 27वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है दोस्तों? ये 27वीं रिपोर्ट है। कुल मिलाकर इन्होंने बोला गया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, एक तरीके से इन्होंने वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका अंदाजा लगाया है
और देखिए इन्होंने साफ साफ बोला गया था भाई 2022 तक 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जो जनसंख्या है वो 8 अरब पहुंच जाएगी, 8 अरब पहुंच जाएगी। लेकिन इसके मुझे थोड़े से आंकड़े में डाउट लगा, आप भी देख सकते हैं, ठीक है, आप भी देख सकते हैं दोस्तों। इन्होंने बोला 2030 तक 8.5 अरब, 2050 तक 9.7 अरब और 2100 तक 10.4 अरब। और बाकी देखो यहाँ इन्होंने बोला गया है कि भारत देखो 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में आधे से अधिक अनुमानित वृद्धि जिन 8 केंद्रों में होना है वो है भारत, नाइजीरिया, मिस्र, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथोपिया, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया। इन्होंने चीन का नाम नहीं लिया क्योंकि चीन अपनी जो पॉपुलेशन की जो नीति है वो ला चुका है, लेकिन भारत अभी भी अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों नीति नहीं लाया है। भारत को इसमें जरूर कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए और पॉपुलेशन पर कोई ना कोई पहल करनी चाहिए। हालांकि कुछ स्टेट हैं जो कर चुके हैं, जैसे राजस्थान के अंदर टू चिल्ड्रन का नियम है, 2 से बच्चे अगर आप फालतू करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है दोस्तों। बाकी और भी स्टेट हैं जो आगे आए और पॉपुलेशन की नीति को लागू करें, क्योंकि एक समय ऐसा हो जाएगा कि हमारे भारत में बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा, जनसंख्या जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ भाई 1951 की अगर बात करूँ तो वैश्विक प्रजनन दर लगभग 5 जन्म प्रति महिला थी। 1951 में 5 जन्म प्रति महिला थी, 2021 में 2.3 जन्म प्रति महिला हो गई, 2050 तक ये घटकर 2.1 जन्म प्रति महिला पहुंचने का आंकड़ा है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करता हूँ, जीवन प्रत्याशा की बात करता हूँ तो 72.8 दोस्तों जीवन प्रत्याशा है। कितनी है भाई? 72.8 है, ठीक है। और 2050 तक, ठीक है भाई। और आगे देख लेते हैं, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, देखिए जीवन प्रत्याशा देखो कहीं कहीं देखा गया है कि जीवन प्रत्याशा महिलाओं में ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले। देखिए अगर मैं 2021 की बात करता हूँ तो महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा 73.8 है, जबकि पुरुषों की 68.4 है। महिलाओं की दोस्तों ज़्यादा है, पुरुषों की कम है। बाकी आगे देख लेते हैं, इन्होंने बोला गया था कि भाई 2050 तक भारत आगे होगा जनसंख्या के मामले में, लेकिन अभी भारत चीन से आगे निकल गया है। 143.5 हमारी जनसंख्या है दोस्तों और चीन की जनसंख्या कम है। 30 लाख के समथिंग अप्रोक्स 25 से 30 लाख की समथिंग जनसंख्या इंडिया की ज़्यादा हो चुकी है चीन से। इनका जो आंकड़ा है वो पहले ही दोस्तों पूरा हो चुका है। अब आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा डाटा है जो महत्वपूर्ण है। अगर मैं अगले डाटा की बात करता हूँ, देखिए भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में चयनित। पहले समझ लीजिए क्या है, भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में चयनित। यूनेस्को का आपने नाम सुना होगा। यूनेस्को द्वारा अपने सदस्य देशों को उनकी सांस्कृतिक विरासतों के प्रभावी संरक्षण हेतु उपायों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की जाती है। यूनेस्को सहायता देता है प्रभावी संरक्षण हेतु सांस्कृतिक विरासतों के और अपने सदस्य देशों को। भाई यूनेस्को का सदस्य भारत है। यहाँ देखिए भारत का जो चयन है वो इसके लिए किया गया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में चयनित हुआ है। अब देखो इन उपायों में अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण हेतु अभिसमय कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का अंगीकरण एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसे सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में नई नीतियों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 2003 में यूनेस्को की आम सभा द्वारा पारित किया गया था। इसे कब किया गया था? 2003 की आम सभा द्वारा दोस्तों इसे पारित किया गया था। भारत ने सितंबर 2005 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण हेतु अभिसमय का अनुसमर्थन किया था। कुल मिलाकर 5 से 7 जुलाई 2022 के मध्य पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिसमय की पक्षकारों की महासभा का 9वां सत्र था। इस बैठक के दौरान भारत को 2022 से 2026 हेतु अमूर्त देखो 2022 भारत को किन किन साल के लिए चुना गया है? देखो भारत को 2022 से 2026 हेतु अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है। यह भारत का इस समिति के लिए तीसरा कार्यकाल है। कौन सा कार्यकाल है दोस्तों? तीसरा कार्यकाल है। पहला जो कार्यकाल है 2006 से 2010 तक, दूसरा 2014 से 2018 तक। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें कौन कौन सी हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए रामलीला कौन सी थी? 2008 की रामलीला। बाकी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम सिर्फ ये देखते हैं कि अब करंट में रिसेंटली में कौन कौन सी ली गई हैं। देखिए 2017 में कुंभ मेला है दोस्तों और 2021 के अंदर कोलकाता की जो दुर्गा पूजा होती है
वो सांस्कृतिक धरोहर है। देखिए कुंभ मेला 2017 और कोलकाता की दुर्गा पूजा। महत्वपूर्ण ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए वैश्विक शांति सूचकांक 2022 ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई को सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व के एक अग्रणी विकास मंच थिंक टैंक द्वारा, किसके द्वारा भाई, थिंक टैंक द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है? ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व के अग्रणी विकार मंच कौन जारी करता है? थिंक टैंक जारी करता है। महत्वपूर्ण है, वैश्विक शांति सूचकांक को कौन जारी करता है? आईईपी इकोनॉमिक एंड पीस प्रतिवर्ष। कैसे प्रतिवर्ष जारी किया जाता है? अब सर्वप्रथम इस सूचकांक को 2017 में एक ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी स्टीव किकलेलिया ने लॉन्च किया था। 15 जून 2022 को जीपीआई के 16वें संस्करण को जारी किया गया। इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया है। अगर मैं यहाँ भारत की बात करता हूँ, देखिए यहाँ वैश्विक शांति सूचकांक है। कुल मिलाकर सूचकांक के अनुसार अगर मैं देखता हूँ तो विगत वर्ष की तुलना में वैश्विक शांति के औसत स्तर में 0.3% की गिरावट आई है। कितने की गिरावट आई है? 0.3% की गिरावट आई है। अगर यहाँ सबसे शांत क्षेत्र की बात करते हैं, यूरोप को विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र घोषित किया गया है। और देखिए जो उत्तरी अफ्रीका है, नॉर्थ मीना क्षेत्र में शांति के स्तर में सुधार होने के बावजूद यह विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र है। उत्तरी अफ्रीका, भाई यूरोप जो नहीं विश्व का सर्वाधिक शांत क्षेत्र है, शांतिमय क्षेत्र, लेकिन उत्तरी अफ्रीका सर्वाधिक अशांत क्षेत्र है। और अगर मैं कंट्री की बात करता हूं तो यहाँ पर दोस्तों आइसलैंड एक ऐसा देश है जो कि विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। और अफगानिस्तान की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ देखिए अफगानिस्तान 5वीं बार सबसे अशांत क्षेत्र है। अफगानिस्तान 5वीं बार दोस्तों सबसे अशांत क्षेत्र है। क्या है? सबसे अशांत क्षेत्र है अफगानिस्तान। देखिए एक बार यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से देश ऐसे हैं जो कि शांति के मामले में सबसे अच्छे हैं। आइसलैंड, इसका नाम ही आइसलैंड है, बर्फ कूल। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, देखो न्यूजीलैंड का नाम आपने सुना होगा, की बोलते हैं यहाँ के निवासियों को। आयरलैंड, देखिए आइसलैंड, न्यूजीलैंड, यहाँ पर लैंड लगा हुआ है। आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया। अफगानिस्तान सर्वाधिक अशांत है 163 नंबर पर। यमन, सीरिया, ये चीज आप देख सकते हैं। रूस की जो कंडीशन है वो भी आ चुकी है, क्योंकि यहाँ रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसके कारण रूस की कंडीशन भी आ चुकी है। हालांकि रूस इन चीजों से दूर था। अब सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन कौन चुने गए दोस्तों, ये देखने से पहले एक बार यहाँ पर ये देख लेते हैं कि 2022 में जीपीआई में जो भारत की जो रैंक थी वो 135वीं रैंक है। 2022 में जीपीआई ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 135 135 है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी जो मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा परिषद के नए स्थायी सदस्य कौन कौन है, इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो सुरक्षा परिषद की अगर मैं बात करता हूँ तो संयुक्त राष्ट्र में देखिए भाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है दोस्तों। अब जिसका जो उत्तरदायित्व है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। क्यों इसका निर्माण किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसका जन्म हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसके सदस्य देशों की बात करता हूँ तो यहाँ पर 2 सदस्य पाए जाते हैं, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। स्थायी सदस्यों में विश्व के अंदर 5 देश जो हैं वो दोस्तों स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? देखिए चीन है, ठीक है, चीन के बाद फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है। देखो चीन है, ठीक है भाई। अगर मैं एशिया महाद्वीप की बात करता हूँ तो एशिया महाद्वीप से दोस्तों चीन आता है, रूस आता है। हालांकि रूस का जो हिस्सा पड़ता है यूरोप और एशिया दोनों के अंदर पड़ता है, लेकिन फ्रांस है दोस्तों, फ्रांस यूरोप के अंदर आता है, यूनाइटेड किंगडम यूरोप के अंदर आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और है ही अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हर बार सवाल उठता रहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कंप्लीट विश्व का जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं किया गया है। यहाँ से कोई भी देश अफ्रीका से नहीं लिया गया है और दक्षिणी अमेरिका वहाँ से भी नहीं लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से भी कोई नहीं लिया गया। कुल मिलाकर कुछ ही देशों का यहाँ पार्टिसिपेशन है, सब देशों का यहाँ पर कोई योगदान दोस्तों नहीं है। इसलिए आवाज़ उठती रहती है कि भारत को, ब्राजील को और अन्य देशों को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता की मांग समय समय पर दोस्तों उठती रहती है। देखिए अब देखिए यहाँ पर देखो कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर 193 सदस्य हैं। 193 सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन असेंबली द्वारा चुने जाते हैं। शेष जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो 2 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। अब देखिए अस्थायी सीटों का जो वितरण है वो क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। ये क्या करते हैं भाई? क्षेत्रीय आधार पर, मतलब अफ्रीकी एवं एशियाई देशों हेतु 5 सीटें,
ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कहीं किसी को उठा लेंगे। अफ्रीकी और एशियाई देशों द्वारा 5 सीटें, पूर्वी यूरोपीय देशों द्वारा 1 सीट, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देशों द्वारा 2 सीट, पश्चिमी यूरोपीय और अन्य क्षेत्रों हेतु 2 सीट। ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप मेंस का एग्जाम देना चाहते हैं यूपीएससी वगैरह का, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है। अब 9 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य हेतु 5 नए सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ है। कौन कौन से हैं? ये नवनिर्वाचित हैं जापान। देखिए 9 जून 2022 को 5 नए सदस्य बने, 2 साल के लिए बने। आपको याद रखना है कौन कौन से। एक जापान है, एक स्विट्जरलैंड है, जापान के साथ में स्विट्जरलैंड है जहां पर बैंक में पैसा जमा किया जाता है, स्विस बैंकों के अंदर, क्योंकि यहाँ की सरकार कोई टैक्स नहीं लेती है, अपने नागरिकों से भी कोई टैक्स नहीं लेती है। माल्टा, ठीक है भाई। मोजाम्बिक और इक्वेडोर, ध्यान रखना, माल्टा है, मोजाम्बिक और इक्वेडोर है। ये बात, ये 2-3 बार आप पढ़ लोगे तो आपको सारे के सारे नाम दोस्तों याद रह जाएंगे, आसानी से याद रख सकते हैं आप। देखिए इन सदस्यों का जो कार्यकाल है 2 वर्ष की अवधि हेतु 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ होगा और 31 दिसंबर 2024 तक ये रहेगा। यह पहला अवसर है जब मोजाम्बिक को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता हेतु चुना गया है। यहाँ पर एक देश ऐसा है जो कि मोजाम्बिक के पहली बार बना है। क्या बना है दोस्तों? पहली बार बना है। स्विट्जरलैंड को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पहली बार चुना गया है। यूएनएससी में नवनिर्वाचित देशों ने भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे का स्थान लिया, जिसका 2 वर्षीय कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ है। अब अगर मैं वर्तमान में, अब देखिए ये 5 देश तो ये बन गए, जो वर्तमान में है वो कौन कौन से हैं? देखिए वर्तमान में जो अन्य अस्थायी सदस्य हैं वो है अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गेवनान और संयुक्त अरब अमीरात। देखिए एक बार नाम याद रखिए, अल्बानिया, ब्राजील, ठीक है, अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गेवान और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ये देश हैं जो कि करंट में यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य दोस्तों बन चुके हैं, उनका आपको नाम याद रखना है। सारे के सारे सदस्य 10 सदस्य एक बार आप देख के जाना। हो सकता है कि कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जो करंट में सदस्य हैं वो वाले भी, और जो हाल ही में रिसेंटली के अंदर 9 जून के अंदर बने दोस्तों वो भी। देखिए जापान है, स्विट्जरलैंड है, माल्टा है, मोजाम्बिक और इक्वेडोर है, ये सदस्य अभी बने हैं। नाम याद कर लेना, जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वेडोर। ठीक है। अब चलते हैं, देखो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में चलते हैं। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, यहाँ पर जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें बनती हैं आपके लिए सब दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। 8 जून 2022 को क्यूएस द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई। इस रैंकिंग का 19वां संस्करण है। यहाँ पर 1422 विश्वविद्यालयों को शामिल किया था ऑल ओवर। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर कौन आया भाई? पहले नंबर पर वही MIT आई है जो कि अमेरिका की है। इसका फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान पहले नंबर पर आई है ये। और यहाँ से बहुत सारे लोग जो हमारे देश के IITian वगैरह यहाँ से PhD वगैरह करते रहते हैं। जैसे आपके जो बड़े बड़े इंडस्ट्री मैन होते हैं, जैसा मान लीजिए भाई गूगल का CEO या फिर अमेजन का, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं IIT MMN जो होते हैं वो यहाँ से PhD वगैरह करते रहते हैं। ठीक है। एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, क्या भी एशिया की अगर मैं बात करता हूँ तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा की पहली रैंकिंग है और भारत की क्या इसमें रैंकिंग आई है या नहीं आई है। देखो MIT पहले नंबर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्कोर इसका 100 है। दूसरे नंबर पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम लंदन का है ये। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अब देखिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम का है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका का। देखिए आप यहाँ पर 1 से लेकर 5 अंक तक संयुक्त राज्य अमेरिका और लंदन, मतलब ग्रेट ब्रिटेन। लंदन मैंने क्यों बोला? क्योंकि लंदन ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आता है दोस्तों। देखिए पहले नंबर से लेकर 5वें नंबर तक इन दोनों देशों के शीर्ष संस्थान ही हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा ब्रिटेन के संस्थान। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए भाई अगर हम भारत वाली बात करता हूँ, देखिए भारत के कुल 41 संस्थान है। 155वीं जो रैंक आई है वो भारत IISc की आई है। 2023 के अंदर 155वीं रैंक आई है IISc, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। IIT बॉम्बे IIT बॉम्बे की 172वीं रैंक है IIT बॉम्बे की। ठीक है। IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, आपको इनका नाम याद रखना है। IIT बेंगलोर IISc, ठीक है, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए आपका जो एग्जाम है PCS का, उसे अच्छी तरीके से करंट अफेयर को रिवीजन देती रहिए। एक एक चीज़ को 2-3 बार पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर से कम आपके
25 से 30 क्वेश्चन तो दोस्तों मिल ही जाएंगे। और मैं आपके लिए एक क्लास जल्दी लेकर आऊँगा जो कि यूपी का स्पेशल होगा उसमें, और यूपी स्पेशल से भी आपको 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन मिलने की संभावना दोस्तों है। तो मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।